मैं और मेरी चारों बेटियां बेसब्री से दरवाज़ा खटखटाने का इंतज़ार कर रही थीं। हमारी नज़रें दरवाज़े पर ही टिकी हुई थीं। जैसे ही शाम के 6 बजे हमारे दरवाज़े पर दस्तक हुई। दरवाज़े पर दस्तक सुनकर मैं और मेरी चारों बेटियों के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। मैं तेज़ी से दरवाज़े की तरफ जाने लगी और जब मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो पिछले दिनों की तरह आज भी किसी ने हमारे दरवाजे के सामने एक बोरी रखी थी जिसमें राशन का सामान था। मैंने वह बोरी देखी और चारों तरफ देखने लगी, लेकिन आसपास में कोई भी नहीं था। आज लगभग 15 दिन हो गए थे। हमारे घर पर 6 बजे कोई दरवाज़ा बजाता और यह बोरी रख कर चला जाता था। इसमें 2-3 दिन का राशन का सामान होता था, लेकिन आसपास में कोई भी नहीं होता था। शुरू में तो यह बोरी उठाते हुए बहुत अजीब लगता था, लेकिन घर में कुछ खाने पीने को नहीं था, इसलिए मजबूरन मुझे यह बोरी उठानी पड़ती और मुझे नहीं पता था कि यह बोरी कौन रख कर जाता है और कहाँ से आती है। हर 2-3 दिन बाद हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक होती और जब मैं दरवाज़ा खोलती तो यह बोरी हमारे घर के सामने रखी हुई होती। पहली बार जब मैंने यह बोरी उठाई थी और खोल कर देखा तो इसमें राशन का सामान था। मुझे बहुत खुशी हुई थी और साथ ही हैरत भी हुई थी कि आज के समय में कौन किसकी मदद करता है, लेकिन भला हो उस आदमी का जिसने हमारे लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया। अब हम रोज़ इसी में से निकाल कर खाना बनाते थे और भरपेट खाना खाते थे। आज जब दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं बोरी उठाने लगी तो मेरी नज़र गली के नुक्कड़ पर पड़ी। वहाँ पर पंडित जी खड़े थे। वह छुप कर हमारे घर की तरफ ही देख रहे थे। जब मैंने बोरी को उठाया और घर के अंदर लेकर गई तो घर के अंदर से ही मैं दरवाजे की आड़ में बाहर की तरफ देखने लगी कि उन्हें लगा कि मैं अंदर चली गई हूँ। उन्होंने अपनी जेब से फ़ोन निकालकर किसी को नंबर लगाया और वह बहुत खुशी के साथ किसी को बता रहे थे कि काम हो गया है। आज फिर बोरी अंदर जा चुकी। मैंने उनकी यह बात सुन ली थी। उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई कि ये किसको मेरी खबर दे रहे हैं। क्या हमारे घर के सामने बोरी ये खुद ही रखते हैं? लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकते थे? वह तो एक गरीब इंसान, वह 2 टाइम का खाना इनके पास मोहल्ले के एक घर से जाता था। फिर वह यह सब किसके कहने पर कर रहे थे? हमारी मदद कौन कर रहा था? मेरे पति के देहांत के बाद मोहल्ले वालों ने हमारे घर आना जाना तक छोड़ दिया था। हमारी इस तरीके की मदद करना तो बहुत दूर की बात है। मैं ये सब बातें सोच रही थी कि अचानक मुझे ख्याल आया, यह जो खाना आता है वह सही भी है या नहीं? हमें इस बोरी में कोई कुछ मिलाकर तो नहीं दे रहा है? यह सोचकर ही मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए और मुझे पसीना आने लगा। मैं यह सब सोच ही रही थी, मेरी बेटी मेरे पास आई और मुझसे आकर कहने लगी, माँ, आप अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हैं? जल्दी से आकर हमें खाना दीजिए, हमें बहुत भूख लगी है। मेरी बेटी मेरा हाथ खींचकर मुझे अंदर की तरफ ले गई। हमने बोरी खोलकर देखा तो हमेशा की तरह उसमें उसके राशन का सारा सामान था। मैंने जल्दी से उसमें से आटा निकाला, आटा गूंथकर रोटी बनाई और मेरी बड़ी बेटी ने सब्ज़ी बनाने रखी। खाना बनने के बाद हम सब ने खाना खाया और सोने के लिए लेट गए। तब मेरी छोटी बेटी मुझसे पूछने लगी कि माँ, हमें यह खाना कौन देकर जाता है? कौन है जो इस समय में हमारी मदद कर रहा है? आज के समय में तो अपने अपनों को नहीं पूछते और यह इंसान हमें अपनी पहचान बताए बिना हमारी इतनी मदद करता है। कहीं कोई हमारी मजबूरी का फ़ायदा तो नहीं उठा रहा? यह सवाल तो मेरे भी दिमाग में चल रहे थे, लेकिन मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। मैं चाहकर भी वह राशन लेने से इनकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। मेरी बड़ी छोटी बेटी से कहने लगी, जैसे दुनिया में बुरे लोग होते हैं वैसे अच्छे लोग भी होते हैं। हो सकता है कोई अच्छे दिल से हमारी मदद कर रहा हो और तुम रोज़ क्यों यह बार बार वापस सवाल करने लग जाती हो? अब चुपचाप सो जाओ और हमें भी सोने दो। मेरी दोनों बेटियां सो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिल में बार बार गलत ख्याल आ रहे थे और पंडित जी की वह हरकत और ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर रही थी। यही बातें सोचते सोचते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई।
हमारा राशन 2 दिन तक चला और फिर ख़त्म हो गया। 2 दिन बाद फिर हम लोग राशन के आने का इंतज़ार करने लगे। हम इंतज़ार कर ही रहे थे कि 6 बजते ही किसी ने हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाया। मैं दरवाजे की तरफ भागी। हर बार की तरह इस बार भी दरवाजे के बाहर राशन की बोरी रखी हुई थी। मैंने बोरी को अंदर की ओर दरवाज़ा बंद करके चुपके से आड़ से दरवाजे बाहर की तरफ देखने लगी। आज भी पंडित जी गली के नुक्कड़ से छुपकर मुझे ही देख रहे थे और बोरी अंदर ले जाने के बाद उन्होंने फिर से अपना फ़ोन निकालकर किसी को नंबर लगाया। वही बात कही जो उस दिन कही थी, तुम्हारा काम हो गया है, तुम फिक्र मत करो, बोरी अंदर जा चुकी है। मैं उनकी बात सुनकर घबरा गई और अंदर की तरफ जाने लगी। मैं बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गई थी, लेकिन मैं करती भी तो क्या। मैंने अपनी बेटियों को खाना बनाकर दिया और हम सब ने खाना खाया, लेकिन आज खाना खाने के साथ ही हम सबको चक्कर आने लगे, जिसकी वजह से हमें एकदम से नींद आ गई। अगले दिन दोपहर 2 बजे के करीब मेरी आँख खुली। जब मैं उठकर बैठी तो मेरा सर चकरा रहा था और मेरी आंखें बहुत सुर्ख हो रही थीं। मुझे एकदम अपनी बेटियों का ख्याल आया, तो मैंने उठकर अपनी बेटियों की तरफ देखा। वह भी अभी तक बेफिक्री के साथ सो रही थी। मैं उनको देखकर घबरा गई। मैंने जल्दी से उन्हें उठाया। थोड़ी देर बाद वह जाग गई तो मेरी जान में जान आई। उनकी हालत भी मेरी तरह ही हो रही थी। वह चारों भी अपना सर पकड़कर बैठी थीं। मैं अपना सर पकड़ते हुए उठी और अपनी बेटियों से भी कहा कि उठकर हाथ मुंह धो लो, तुम्हें बेहतर लगेगा। मैं और मेरी बेटियों ने उठकर हाथ मुंह धोया तो कुछ तबीयत में सुधार लगने लगा। फिर मैंने अपनी बेटियों को नाश्ता बनाकर दिया। जैसे ही हम लोगों ने निवाला मुंह में लिया तो हम सबको उल्टियाँ होने लगीं। सबकी हालत ख़राब होने लगी। मैं सोचने लगी, हमारी तबीयत इतनी ख़राब कैसे हो गई? क्या हमारे खाने में कुछ मिलाया हुआ था? क्या बोरी में जो खाना आता है वह जहरीला था? यही बातें सोच सोचकर मैं परेशान हो रही थी। मेरी बेटियों की हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। मैंने अपनी बेटियों को लिया और डॉक्टर की तरफ चल पड़ी। हमारे घर के पास में ही एक सरकारी हॉस्पिटल था। मैं अपनी बेटियों को इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकती थी। हम अस्पताल पहुँचे और डॉक्टर ने हमारा बारी बारी चेकअप किया और रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने जो मुझे बताया, यह सुनकर तो मेरे सर पर जैसे आसमान ही टूट पड़ा। हम सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। यह खबर हमारे लिए मौत से कम नहीं थी। यह खबर सुनने से पहले ही हम लोग मर जाना पसंद करते। हम एक दूसरे से नज़र नहीं मिला पा रहे थे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है जो हम पांचों के साथ हुआ था? हम एक ही समय में एक साथ प्रेग्नेंट हैं। मेरे साथ मेरी बेटियों के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। मैंने डॉक्टर को बताया कि मेरी बेटियों की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है और मैं भी विधवा हूँ। मेरा कोई बेटा भी नहीं है। हम चारों घर में अकेले रहते हैं। हमारे घर कोई मर्द आता जाता नहीं, और जब हमारे घर कोई मर्द नहीं आता तो हम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर ने मुझे हैरत से देखा और नागवार अंदाज से बोली कि यह पुलिस केस है, तुम पुलिस के पास जाओ और सब कुछ बताओ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद तुम्हारी रिपोर्ट करवा दूंगी। डॉक्टर का ऐसा अंदाज देखकर मैं हैरान रह गई कि यह हमारी परेशानी समझने के बजाय हमें धमकी क्यों दे रही है। हमने ऐसा कौन सा पाप कर लिया है जो हम खुद परेशान हैं? हमारे साथ तो खुद किसी ने गलत किया है। लेकिन मैंने उस डॉक्टर से कुछ नहीं कहा और मैं खामोशी से अस्पताल के बाहर निकल गई और पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगी। पुलिस स्टेशन के पास जाते ही मेरे कदम अंदर जाने के लिए नहीं बढ़ रहे थे। मैं बहुत घबरा रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। मैं सोच रही थी, अगर पुलिस ने मेरी बात नहीं मानी और उल्टा हम पर ही इल्ज़ाम लगा दिया तो मैं क्या करूँगी? क्योंकि ये मुश्किल में अकेली नहीं थी, मेरी 4 जवान बेटियाँ थीं। मैं अपनी बेइज्जती तो बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन मेरी बेटियों के चरित्र पर कोई उंगली उठाए यह मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। वैसे भी हमारा इस दुनिया में कोई नहीं था। किसी को हमारे ऊपर कीचड़ उछालते हुए देर नहीं लगती और हमारे पास तो लोगों के सवालों का कोई जवाब भी नहीं होता। यही सब कुछ सोचकर मैं वापस जाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर की धमकी याद आ गई और हिम्मत करके पुलिस स्टेशन के अंदर चली गई। पुलिस स्टेशन के अंदर जाते ही मैंने चारों तरफ देखा। सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। यहाँ के कैदियों को देखकर मुझे बहुत बहुत हो रही थी।
क्योंकि मुजरिमों की तो सूरत ही ख़तरनाक होती है। और मैं ज़िंदगी में पहली बार पुलिस स्टेशन आई थी और यही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान किसी को पुलिस स्टेशन का मुंह न दिखाए। एक ऑफिसर ने मुझसे पूछा, क्या हुआ मैडम, यहाँ क्यों आई हो? मैंने उससे कहा कि एक रिपोर्ट लिखवानी है। उसने मुझसे कहा, ठीक है मैडम, बैठो। सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई और वह अपना मोबाइल उठाकर चलाने लगा। मैंने उसको अपनी सारी बात बताई, घर में राशन आने से लेकर हमारी तबीयत ख़राब होने तक, और फिर मैंने उसको प्रेग्नेंट वाली बात भी बता दी। वह मेरी बात सुनकर बहुत सुकून से बोला कि आप फिक्र न करो मैडम, आपका मुजरिम पकड़ा गया है। मैंने हैरत भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा तो उसने मुझे बताया कि कुछ दिनों से हमारे पास ऐसे ही रिपोर्टर आ रही हैं। लोगों के घरों के बाहर उन्हें राशन मिलता और जब वह लोग उस राशन से खाते तो उनकी हालत ख़राब हो जाती। जब वो चेकअप करवाते तो उन्हें पता चलता कि वह प्रेग्नेंट है। हमें पिछले कुछ दिनों से इस मुजरिम की तलाश थी। आखिर हमने उस मुजरिम को पकड़ ही लिया और वह लॉकअप में बंद है। अगर आप लोग चाहो तो उससे मिल सकते हैं। उस इंस्पेक्टर की बात सुनकर मुझे खुशी हुई कि चलो हमारे मुजरिम को सज़ा तो मिली। साथ ही मैं यह सोचने लगी कि अब हमारा गुजारा कैसे होगा। फिर मैंने सोचा कि भगवान ने भी इस बार हमारी मदद की थी, आगे भी वही हमारी मदद करेगा। यही सोचते सोचते जेल तक पहुंची। जैसे ही मैंने मुजरिम को देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांसें रुक सी गई हैं। अब मुझे दोबारा सांस नहीं आएगी। मेरे ऊपर तो जैसे पहाड़ सा टूट गया था। मेरी बेटियों की हालत भी मुझ जैसी ही हो रही थी। बेटियों ने और मैंने हैरानी से एक दूसरे को देखा और फिर उसी आदमी को देखने लगे, क्योंकि हमें अपनी आंखों देखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा नाम प्रिया शर्मा है। मैंने बीए कंप्लीट किया है। मैं खाते पीते घर से थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बचपन में ही मेरी माँ का देहांत हो गया था। मेरी परवरिश मेरे पिताजी ने अकेले ही की थी। जब मैं 20 साल की हुई तो मेरे पिताजी ने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से कर दी, जिसका नाम रवि था। मेरी शादी के कुछ साल बाद ही मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया। मेरे पति रवि बहुत अच्छे थे, मुझसे बहुत मोहब्बत करते, जो मेरी हर ख्वाहिश का ख्याल रखते थे। हमारे घर में किसी तरीके की कोई कमी नहीं थी। हमारी शादी से पहले ही मेरे ससुर का देहांत हो चुका था। हमारे घर में सिर्फ मेरी सास और मेरे पति रहते थे। शादी के 1.5 साल बाद ही मेरे घर में संतान हो गई। हम सब बहुत खुश थे और उसके कुछ साल बाद फिर मैंने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। मेरी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। भगवान ने हर चीज़ दे रखी थी, लेकिन पता नहीं हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई। एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरे पति जिस हवाई जहाज़ से सफ़र कर रहे थे वो क्रैश हो गया और उस प्लेन में कोई भी नहीं बचा। सब अपनी जान से जा चुके थे। ये सुनकर मेरे जिस्म में जान ही नहीं रही थी। मेरी बेटियों की हालत भी ख़राब हो गई थी, लेकिन उन्होंने खुद को और मुझे संभाला। मुझ पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट गया था। मैंने अपने पति को आखिरी बार जी भर कर देखा भी नहीं था। मेरे पति के देहांत के बाद हमारी ज़िंदगी बहुत दुश्वार हो गई थी। हमारा एक ही सहारा था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा था। हमारी ज़िंदगी इस कदर मुश्किल हो जाएगी मैंने तो सोचा भी नहीं था। कुछ दिन तक तो घर में जो कुछ भी पड़ा था वह खाकर हमने गुजारा कर लिया, लेकिन कब तक ऐसे ही चलता। अब हमारे पास खाने पीने का सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मैं और मेरी बेटियां कई कई दिन ऐसे ही भूखे रहते। मैंने एक स्कूल में टीचिंग के लिए अप्लाई किया। वहाँ मेरी नौकरी लग गई। अभी मुझे वहाँ जाते जाते 1 हफ़्ता ही हुआ था कि वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझसे बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी। उसे पता था मैं अकेली औरत हूँ, कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए वह सोच रहा था कि वह जो चाहे मेरे साथ कर लेगा। वह रोज़ कोई ना कोई हरकत मेरे साथ ज़रूर करता था। मुझे तंग आकर यह नौकरी छोड़नी पड़ी। मैं जहाँ भी काम करने की कोशिश करती मुझे ऐसे ही नज़रों का सामना करना पड़ता था। दुनिया वाले अकेली औरत देखकर समझते हैं कि उनके बाप का माल है, जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं। एक दिन मैं अपनी ज़िंदगी से हार कर अपने घर पर उदास बैठी थी कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने हैरत से दरवाजे की तरफ देखा, क्योंकि हमारे घर कोई आता जाता नहीं था। मैं उठकर दरवाज़ा खोलने गई तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन वहाँ पर एक बोरी रखी हुई थी। मैंने उसे खोलकर देखा तो
राशन का सामान था और तब से ही हमारे घर में कोई राशन की बोरी रख कर जाने लगा और हमारा गुजारा उसी से चलने लगा। लेकिन अब हमारी तबीयत ख़राब हुई और हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। वहाँ से हमें प्रेग्नेंट होने की खबर मिली तो हम यहाँ पुलिस स्टेशन आए, लेकिन हमने अपने मुजरिम को देखा, जिसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा पति ही था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? जिसको हम आज तक मरा हुआ समझ रहे थे, उसे आज हम अपनी आंखों के सामने जिंदा देख रहे थे। वह भी मुझे अपनी बेटियों को देखकर शर्मिंदा होने लगे। लेकिन उनकी आंखों में यह शर्मिंदगी कैसी थी? क्या उन्होंने कोई जुर्म किया था या उन्होंने हमारे साथ कुछ गलत किया था, जिसकी वजह से वह हमसे नज़र नहीं मिला पा रहे थे? मेरी बेटियां अपनी पिता को देखकर रोने लगी। उनको देखकर उनके बाप की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और अपनी बेटियों को भी चुप कराया। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, मुझे जवाब चाहिए थे। मैं जानना चाहती थी कि आखिर मेरे पति ज़िंदा कैसे हैं। अगर वह अब तक ज़िंदा थे तो हमारे पास क्यों नहीं आए? अब तक वह हमसे दूर क्यों थे? और उनके मरने की झूठी खबर किसने फैलाई थी और क्यों फैलाई थी? और आज वह हमें मिले हैं तो इस हालत में कि वह जेल में एक मुजरिम बने खड़े हैं। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने वहीं अपने पति से सवाल करने शुरू कर दिए। उन्होंने भी शर्मिंदगी के साथ मेरे सवाल का जवाब देना शुरू करा। जैसे जैसे मुझे अपने सवाल के जवाब मिल रहे थे, वैसे वैसे ही मेरे सर पर बिजली गिर रही थी और मैं अपने पति की बातें चुपचाप खड़ी सुन रही थी। मेरे पति ने बताया, अपनी ज़िंदगी में अपनी बीवी बच्चों के साथ बहुत खुश था। मेरी एक खुशहाल ज़िंदगी गुजर रही थी। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था और मेरी बेटियों में तो मेरी जान बसती थी। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हमारा एक हंसता खेलता परिवार था। क्योंकि मेरी बेटियां अब जवान हो गई थीं तो मैं उनकी शादी करने की सोच रहा था। मैंने अपने दोस्तों से भी कह रखा था कि अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो मेरी बेटियों के लिए बताना। लेकिन दुनिया में कुछ लोग होते हैं ना, जिनसे दूसरों की खुशी हजम नहीं होती। वह यही चाहते हैं कि किसी तरह उनकी खुशी को बर्बाद कर दें। बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मेरा जो बचपन का दोस्त था विक्की, उस पर मैंने आंखें बंद करके भरोसा किया और उसने ही मुझे धोखा दिया। एक दिन जब हम सब दोस्त मिलकर खाना खाने गए, उसने मुझे एक लिफाफा दिया और मुझसे कहने लगा कि मैं इस लिफाफे को उसके एक दोस्त के पास पहुंचा दूं। मैंने उससे पूछा कि क्यों, क्या हुआ, तुम क्यों नहीं जा रहे? उसने कहा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है इसलिए मैं नहीं जा सकता। मैंने कहा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। मैं वह लिफाफा लेकर उसके बताए हुए एड्रेस पर चला गया और मैंने वह लिफाफा एक आदमी को दे दिया। उस आदमी ने बदले में मुझे एक बैग दिया और कहने लगा, यह अपने दोस्त विक्की को दे देना। मैंने उससे पूछा, इसमें क्या है? उसने कहा कि यह तुम अपने दोस्त से ही पूछना। रात ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से मैं भी बैग लेकर आ गया और अगले दिन मैंने वह बैग विक्की को दे दिया। मैंने अपने दोस्त ही से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि विक्की बचपन से मेरे साथ था और मैं उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। लेकिन विक्की ने फिर मुझे एक लिफाफा दिया और इस आदमी तक पहुंचाने के लिए कहा। मैंने बिना कोई सवाल किए वह लिफाफा उस आदमी तक पहुंचा दिया। इस बार भी उसने मुझे एक बैग दिया जो मैंने विक्की को दे दिया। अब विक्की मेरे साथ अक्सर यही करता, मुझसे एक लिफाफा भिजवाता और वह आदमी बदले में मुझे एक बैग दे दिया करता था। एक दिन मुझे विक्की पर शक हुआ और मैंने सोचा कि मैं देखता हूँ इस लिफाफे में क्या है। मैंने वो लिफाफा खोल कर देखा तो उसमें ड्रग्स थे। मैं देखकर समझ गया कि विक्की मेरे हाथों उस आदमी को ड्रग्स पहुंचाता है और उसके बदले वह आदमी बैग में उसे पैसे भरकर देता है। मैंने विक्की से कहा कि तुम यह काम कब से कर रहे हो? तुम तो पहले ऐसे नहीं थे। तुम यह काम छोड़ दो, वरना मैं पुलिस को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। तब विक्की ने मुझसे कहा कि अगर तुमने पुलिस को मेरे बारे में कुछ भी बताया तो मैं नहीं, उल्टा तुम फंसोगे, क्योंकि आज तक तुम ही यह लिफाफा उस आदमी को देते हो और उससे बैग लेते हो और मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत भी है। विक्की की यह बात सुनकर मेरे तो मानो होश ही उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकता था मेरा बचपन का दोस्त, जिस पर मैं इतना भरोसा करता,
वो कुछ पैसों के लालच में मेरे साथ ये सब कुछ कर सकता है। मैंने विक्की से अब तक यह काम करने को मना कर दिया तो वह मुझे धमकाने लगा। कहने लगा अगर मैंने उसका काम नहीं किया तो वह जो मेरे खिलाफ सबूत है पुलिस में दे देगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे इन सब से अपनी जान छुड़ाऊं, क्योंकि मैं जानते बूझते यह गलत काम नहीं कर सकता था। मुझे अब इस सब से बाहर निकलने के लिए कुछ समय चाहिए था। इसलिए मैंने उस वक्त उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। एक दिन जब मैं अपनी पत्नी और बेटियों के साथ मार्केट जा रहा था तो विक्की ने मुझे देख लिया। उसी रात विक्की ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे कहने लगा, अगर तुम अपनी बड़ी बेटी की शादी मुझसे कर देते हो तो मैं तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत तुम्हें दे दूंगा और फिर तुम्हें उसके यह काम नहीं करना पड़ेगा। यह सुनकर मेरा दिल किया कि मैं विक्की को जान से मार दूं। आखिर वह मेरी बेटी के बारे में ऐसा कैसे कर सकता था। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं थी, वह मुझसे कुछ भी काम करवाता, लेकिन अब उसकी नज़र मेरी बेटियों पर थी। मैं अपनी बेटी पर कोई आँच नहीं आने नहीं दे सकता था। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया और हमारे मोहल्ले में जो मंदिर है मैं वहाँ गया। मुझे किसी की मदद की ज़रूरत थी। मैंने वहाँ के पंडित जी से बात की। पंडित जी मुझे बहुत पहले से जानते थे। हमारे घर पर पूजा पाठ वही करते वह और उस पर किसी को शक भी नहीं होता। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। वह मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए। मैंने ही उसे कहा था कि मेरे घर में मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों को मेरी मौत एक झूठी खबर दे दो। उसके बाद मैंने घर वापस आकर तुम लोगों को बताया कि मैं कुछ दिन के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने अंकल के पास चला गया था। मेरे कहने पर ही पंडित जी ने तुम लोगों को मेरी मौत की झूठी खबर सुनाई थी। मुझे पता था कि मेरी मौत की खबर सुनकर तुम लोगों की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं तुम लोगों को इन सब से दूर रखना चाहता था। कुछ सालों बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं अब अपनी बीवी बच्चों के पास वापस चला जाता हूँ। उन लोगों ने मुझे ढूंढना भी छोड़ दिया होगा, लेकिन जब मैं यहाँ शहर में वापस आया तो मुझे पता चला कि आज भी वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं और मेरी तलाश में हैं। यह खबर सुनकर मैं इसी शहर में छुपकर रहने लगा। अगर मैं तुम लोगों से मिलता तो मेरे साथ तुम लोगों को भी खतरा था, लेकिन तुम लोगों की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी। इसलिए मैंने पंडित जी से कहकर तुम्हारे घर में राशन की बोरी भेजना शुरू कर दी, जिससे तुम लोगों को 2 टाइम का खाना आराम से मिल रहा था। यह देखकर मुझे भी थोड़ा सुकून मिल जाता था। लेकिन पता नहीं कैसे कल जब मैं बोरी उठाकर पंडित जी को देने जा रहा था, मेरे सामने पुलिस आई और उसने मुझे गिरफ्तार कर लिया और आज मैं तुम लोगों के सामने मुजरिम बना खड़ा हूँ। अपने पति की सारी बातें सुनकर मेरा दिल रोने लगा। मेरे पति ने अपने परिवार की खातिर अपने आप को मरा हुआ साबित कर दिया। वह इस कदर हमसे मोहब्बत करते थे। मैं अपने पति को मोहब्बत से देख रही थी। इतने में एक हवलदार आया और हमसे कहने लगा कि मुलाकात का समय ख़त्म हुआ, अब आप लोग यहाँ से जाओ। मेरे पति ने मुझे दिलासा देते हुए कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम पंडित जी के पास जाओ और अंकल का नंबर लो। उनसे बात करके उन्हें यह सब बताना, वे हमारी मदद ज़रूर करेंगे। मैंने अपने पति से कहा ठीक है। उसके बाद मैं पंडित जी के घर पहुंची और मैंने उनसे अंकल का नंबर लिया, सब कुछ बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आता हूँ। और मैं अपने घर वापस गई और रात तक अंकल भी हमारे घर आ गए थे। उन्होंने हमसे कहा कि हमारे यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हम उनके साथ उनके घर चले। मैं और मेरी बेटियाँ उनके साथ उनके घर पर चले गए। उन्होंने अपने घर पर एक लेडी डॉक्टर को बुलाया और हमारा चेकअप करवाया, जिससे पता चला कि हम पांचों में से कोई भी प्रेग्नेंट नहीं है। हमारे खाने में कोई केमिकल मिलाया हो गया था, जिसकी वजह से हमारी इतनी हालत ख़राब हो गई। यह सुनते ही हम माँ बेटियों की जान में जान आई। लेकिन अब मैं यह सोच रही थी कि उस सरकारी हॉस्पिटल की डॉक्टर ने हमसे झूठ क्यों कहा। इन सब में उसका क्या फ़ायदा हो सकता था। अंकल ने मेरे पति को बेगुनाह साबित करने के लिए शहर का सबसे महंगा और अच्छा वकील किया। अंकल की पुलिस में भी अच्छी खासी जान पहचान थी। इसी वजह से पुलिस ने जल्द ही इन सब की तफ्तीश शुरू कर दी। आखिरकार अंकल की मेहनत और मेरी बेटियों की दुआ रंग लाई और विक्की को, जो कि ड्रग्स सप्लाई करता था, और उन लोगों की गैंग को जो ड्रग्स को देश के बाहर भेजते थे, पुलिस ने पकड़ लिया और उनको अदालत में पेश किया गया।
केस की छानबीन में पता चला कि विक्की ने मेरे पति को वह राशन की बोरी मेरे घर पर भेजते हुए देख लिया था, लेकिन पुलिस उसके पीछे थी, इस वजह से वह उन्हें पकड़ नहीं सका। उसने मेरे पति को फंसाने का प्लान बना लिया था। अगले ही दिन उसने ऐसे ही राशन की बोरी तैयार की, एक मोहल्ले के सारे घरों में पहुंचा दी। उसने उन बोरियों में केमिकल मिलाया हुआ था। मोहल्ले के सभी लोगों ने उन बोरियों में से राशन निकालकर खाया और सभी लोग बीमार हो गए। हमारे मोहल्ले में सब लोग ज़्यादातर गरीब ही थे, इसलिए पास के सरकारी हॉस्पिटल में ही जाया करते थे। इस गैंग ने उस डॉक्टर को पैसे दिए और कहा था कि जो भी तुम्हारे पास चेकअप के लिए आए उसे बता देना कि वह प्रेग्नेंट है। उस डॉक्टर ने भी लालच में आकर सबको यही खबर सुना दी कि वह प्रेग्नेंट है। मोहल्ले के सभी लोगों ने पुलिस में इस बात की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि वह बोरियां मेरे पति ने रखवाई हैं, इसलिए पुलिस ने मेरे पति को गिरफ्तार कर लिया था। विक्की ने भी अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए थे और सारे सबूतों को देखते हुए जज साहब ने मेरे पति को बेगुनाह साबित करके आज़ाद कर दिया। इन सब में हमारा अंकल ने बहुत साथ दिया था। भगवान ने उन्हें हमारे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा था। अगर आज वह हमारा साथ नहीं देते तो शायद मेरे पति बेगुनाह साबित नहीं होते। इस सब के बाद हम सब लोग यह शहर छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। मेरे पति ने एक एक करके मेरी बेटियों की शादी कर दी। वो भी अपने ससुराल में अपने पति के साथ बहुत खुश हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले।